अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वायरस क्या होता है और वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस इज नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट। वायरस इज नॉन सेल्यूलर मतलब वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई सेल नहीं है, नॉन सेल्यूलर है यानी विदाउट सेल है। ओब्लिगेट एंडोपैरासाइट, ओब्लिगेट का मतलब है कैनॉट सर्वाइव विदाउट, कैनॉट सर्वाइव विदाउट व्हाट, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब, एंडो मतलब इनसाइड, पैरासाइट मतलब एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। तो वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अगर दूसरे होस्ट सेल के अंदर ना रहे तो ये मर जाएगा। ठीक है, इसको जिंदा रहने के लिए वायरस को एक और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसके अंदर ये जिंदा रहता है, वहीं पर जो है ये रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि वायरस एक नॉन सेलुलर चीज़ है जो कि एंडोपैरासाइट है, यानी लिव्स इनसाइड होस्ट सेल, ये किसी और होस्ट के अंदर रहता है। इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। इसका कोई सेल नहीं होता लेकिन न्यूक्लियर इसका ज़रूर होता है, जिसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। इट हैज़ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। इसके पास एक प्रोटीन कोट है, मतलब जो कि इसके वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है कैप्सिड। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए या आरएनए, उसको जो है ये प्रोटीन कोट प्रोटेक्ट करता है। दैट इनक्लोजेस द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जीन्स। रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, बच्चे देता है। ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े उस किसी में भी वायरस नहीं आता, क्योंकि ये नॉन सेलुलर है। जो 5 किंगडम्स थे वो सारे सेल वाले थे उसमें यूनिसेलुलर भी थे, मल्टी सेलुलर भी थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि नॉन सेलुलर हो, सेल हो ही ना उसके अंदर। तो वायरस ऐसी चीज़ है जिसका कोई सेल नहीं है, इसलिए ये 5 किंगडम्स में नहीं आता। इट कॉजेज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट्स लाइक टोबैको मोसैक डिजीज एटसेट्रा एंड एनिमल लाइक कोल्ड, फ्लू, डेंगी, पोलियो, हेपाटाइटिस, एड्स। तो इंसानों में भी जो बीमारियां होती हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, वो वायरस की वजह से होती हैं और प्लांट्स में भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? तो बायनोमियल का मतलब है गिविंग टू नेम्स और नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स। तो ऐसा सिस्टम जिसमें साइंटिफिक नेम्स दिए जाएं तो वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया है उसको। ठीक है, Carolus Linnaeus, Swedish naturalist and explorer who was the first to frame principles for defining natural genera and species of organisms and to create a uniform system for naming them. Carolus Linnaeus जो था वो स्वेडिश नेचुरलिस्ट थे और एक्सप्लोरर थे। उन्होंने ये सिस्टम ईजाद किया कि जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक नाम दिया जाए। The advantage of scientific over common names are that they are accepted by speakers of all languages. Scientific names जो हैं उनको चाहे आपकी ज़बान कोई भी हो लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करते हो, चाहे आप सिंधी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, स्पेनिश बोलते हो, लेकिन ये नाम्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं क्योंकि each name applies only to one species and that each species has only one name. ठीक है, as common names cause many problems. अब common name मसला करते हैं बहुत ज़्यादा। To identify the organism as different regions have different languages for the same thing. For example, common name of onion. Onion का जो common name है उर्दू में प्याज है और अदर लैंग्वेजेस में किसी में उसको गेंडा भी कहा जाता है और बसर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा यानी साइंटिफिक नेम एक पर्टिकुलर नेम होता है, हर चीज़ का साइंटिफिक नेम रखा गया है और वो हर ज़बान में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें चीज़ों को
एक साइंटिफिक नेम दिया जाए उसको कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब बायनोमियल का मतलब है टू नेम। तो देखें टू नेम्स हैं, पहले में होता है आपका जीन्स, दूसरे में स्पीशी। तो ये एलियम सीपा ये बायनोमियल नेम है। ठीक है, this avoids the confusion that often arises from the use of a common name to designate different things in different places or from the existence of several common names for a single species। यानी इससे confusion ख़त्म हो जाती है। अब कॉमन नेम है ऑनियन का, ऑनियन प्लांट का जो कॉमन नेम ये है, और उसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो एलियम सीपा है। ऑनियन का है एलियम सीपा, मैंगो का है मैंगीफीरा इंडिका एल, और नीम प्लांट का है एजाडिराक्टा इंडिका। फ्रॉग का है राना टिग्रीना, कैट का है फीलिस कैटस, हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका। तो a system of nomenclature in which each species of animal, plant or other receives a name of two terms, of which the first identifies the genus to which it belongs and the second the species itself or its specific name। ठीक है, तो पहला जो है वो जेनस होता है, दूसरा जो है उसका वो स्पीशीज का होता है। अब है प्रिंसिपल्स फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी रूल्स क्या हैं ये नाम देने का। पहला रूल है साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये इटैलिसाइज्ड हो, यानी इटालियन जैसे कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जैसे होमो सेपियंस ये सारा सीधा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इस तरीके इटैलिसाइज किया जाता है और इसको अंडरलाइन भी किया जाता है। तो यानी साइंटिफिक नाम जिसका भी आएगा तो वो इस तरीके से इटैलिसाइज्ड होगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनरिक, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। पहला देखें कैपिटल है एच, बाकी दूसरा जो है वो कैपिटल नहीं है। पहला जेनरिक है, दूसरा स्पीशीज वाला इज नेवर कैपिटलाइज्ड। तो दूसरे को कभी भी आपने कैपिटलाइज नहीं करना, पहले को आपने कैपिटलाइज्ड करना है। व्हेन द साइंटिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट टाइम इट इज रिटन फुल। पहले आप जब नाम लिखेंगे तो वो फुल लिखेंगे, अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको आप छोटा भी कर सकते हैं, यानी एब्रीविएशन उसकी कर सकते हैं। जैसे कि देखें रोज़ा इंडिका, रेड रोज को साइंटिफिक नेम क्या है रोज़ा इंडिका। ये बार बार अगर आएगा तो आप इसको आर इंडिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द ऑथर नेम अपीयर्स, ऑथर नेम भी कभी कभी आ जाता है। जैसे आप देखें कि ये है आपका मैंगीफीरा इंडिका एल। अब इसका जो ऑथर है यानी मैंगो का जो साइंटिफिक नाम रखा था वो रखा था लिनियस ने। ठीक है, तो इसका जो एल है वो इसमें आ रहा है मैंगो प्लांट के, मैंगीफीरा इंडिका एल। ये जो एल है ये लिनियस का, ये लास्ट में ऑथर नेम इसने अपना डाला हुआ है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ। अब वैरायटी ऑफ लाइफ की कंजर्वेशन करना यानी मतलब उसको सेव करना, बचाना। पाकिस्तान इज वन ऑफ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एवरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्कों में से है जिसके पास हर किस्म का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, हर किस्म का एरिया मौजूद है। द जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स, यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नज़ारे हैं, हर किस्म के नज़ारे आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। You will find plains, deserts, forest, hill, plateaus. There are coastal areas along the Arabian Sea and mountains of the Karakoram Range at the north part of Pakistan। यानी आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हर किस्म का जो आपको नज़ारा चाहिए वो आपको खूबसूरत नज़ारा पाकिस्तान में मिलेगा। दिस डाइवर्सिटी कंटेंट्स डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स एंड लैंडस्केप्स फॉर सपोर्ट आ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बोथ फोना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। यानी ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो वैरायटी है, इसके अंदर आपको हैबिटेट्स की भी वैरायटी मिलेगी, लैंडस्केप्स की भी वैरायटी मिलेगी। ठीक है, फोना एंड फ्लोरा, फोना मीन्स एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एरिड होते हैं वेरी ड्राई, ठीक है, जहाँ पे वेरी लिटिल रेनफॉल होती है। सेमी एरिड मतलब थोड़े से ड्राई, ठीक है, यानी कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस ना हो लेकिन हो सही।
Regions covering almost 80% of the total land area of the country possess significant portion of the country's biodiversity. ठीक है, ये ऐसे एरियाज होते हैं जो बिल्कुल ड्राई हों और कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के ड्राई हों, तो इसमें 80% ऑफ द टोटल लैंड आ जाती है। ड्यूरिंग द लास्ट टू, यानी कि ज़्यादातर एरिया जो हैं वो ड्राई हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 decades, a number of animals and plant species have become threatened or endangered mainly due to over exploitation and loss of natural habitat. जब आप नेचुरल हैबिटेट को तोड़ते हो, ट्रीज को ख़त्म करते हो, फॉरेस्ट को ख़त्म करते हो, तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ये थ्रेटनिंग चीज़ होती है। और यही हुआ है पाकिस्तान में। फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा है, यानी सारा दिन बकरियां भैंसें चरती रहती हैं और ओवरग्रेजिंग करती हैं। सॉइल इरोजन भी यहाँ पर होती है, सैलिनिटी भी यहाँ पर है, एंड वाटर लॉजिंग भी यहाँ पर है। सैलिनिटी यानी ज़मीन में जब कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। और वाटर लॉजिंग का मतलब होता है कि जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इतना कि जो प्लांट्स लगे होते हैं उनके रूट्स ब्रीथ ही ना कर सकें, तो प्लांट्स सफ़र करते हैं फिर इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो। The continuous loss of forest habitat with its associated fauna and flora will have serious implications for the nation's अदर नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। तो पूरा इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। इकोसिस्टम में आपके लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों आ जाती हैं। अब यहाँ है कंजर्वेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ केयरिंग, सेविंग एंड द स्पीशीज इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स। तो कंजर्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि सेव करना। तो यहाँ कह रहा है कि कंजर्वेशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ की केयर करें, उसको सेव करें, और ताकि वो ज़मीन पर ज़िंदा रह सके, ठीक है। अब रीजंस क्या हैं, क्यों कंजर्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी को? बायोलॉजिस्ट वार्न दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड इफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज टू रिड्यूस एट द सेम रेट। बायोलॉजिस्ट ने कहा कि ग्लोबल इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी इस तरीके से कम होती रही। Therefore, it is mandatory to conserve life on Earth in order to make nature stable. Humans should conserve biodiversity because of its benefit. For example, services and biological resources which are essential to live our life on Earth. इंसानों को तो बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो सर्विसेज हमें इससे मिल रही हैं वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। Biodiversity boost ecosystem productivity where each species can easily survive in their habitat. If the one will conserve biodiversity, so food chain and ecosystem will be imbalanced. बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारा इकोसिस्टम बूस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर एक चीज़ हमारी यानी बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो गई तो इकोसिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। विथ मोर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स द सॉइल इम्प्रूव्ड। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी, प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स, तो हमारी जो सॉइल है, जो ज़मीन है, वो इम्प्रूव हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, लेस प्रोन टू इरोजन हो जाएगी, ड्रॉट नहीं आएगा, फ्लडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक ग्राफ दिखाया गया है कि देखो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी रिस्क पर है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाली, यानी कि उन बिल्कुल ज़्यादा ख़त्म होने के चांसेस हों। इंडेंजर्ड यानी खतरे में हो, वल्नरेबल यानी खतरे के चांसेस हो, यानी ये फिर भी कवर हो सकता है, ये मुश्किल है, और ये तो बिल्कुल नामुमकिन की पोजीशन पर जा चुका है। तो जो हमारे मैमल्स हैं वो इतने % जो हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी हद से ज़्यादा खतरे में, और इतना जो है उनको खतरा, हल्का खतरा है, और इतना जो है वो खतरे की तरफ जा रहे हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वो होते हैं, एम्फी मीन्स बोथ, तो वो जानवर जो पानी में भी रहते हों और ज़मीन में भी रहते हों, तो इनको ज़्यादा खतरा है। देखिए यहाँ तक पहुँचा हुआ है। सबसे ज़्यादा खतरा एम्फीबियंस को है, यानी वो एनिमल्स जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हों, जैसे कि आपके टर्टल्स, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है। फिशेज, इंसेक्ट्स को तो बिल्कुल खतरा नहीं है, ये आपके लिए खतरा है, इनको कुछ नहीं होता, ठीक है।